स्तब्ध करता था। स्तब्ध मतलब स्टक उसे कहते हैं, अचंभित करता था। तो वो ये था कि आखिर क्या रीज़न है कि बिजली क्यों कड़कती है। बहुत पहले से बिजली कड़क रही, आज से नहीं, आदिकाल अनंत काल से बिजली क्या हो रही है, कड़क रही है। वो आज की नई कहानी है। ठीक, तो लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता था कि आखिर बिजली क्यों कड़कती है। उसे पौराणिक धारणाएं दी जाती थी, भगवान है, इंद्र का वज्र है, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर एक लोगों के साथ जो वाक़या घटता रहा होगा, ऐसा बुकों में तो नहीं लिखा है। नॉर्मली पहले तो कपड़े ही नहीं पहने, जब कपड़े पहनना वो चालू करे तो पत्तियां लगाएं, और पत्तियां क्या होती हैं, चालक। पत्तियां क्या होती हैं, चालक होती हैं। हरी पत्ती में पानी होगा वो चालक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो चमड़े पहनना चालू करे, चमड़ा क्या होता है, कुचालक। सूखने के बाद तो क्या हो गया, चमड़ा आपका कुचालक ही होगा। फिर जब चमड़े के वस्त्र वो पहनते थे, पहनने के बाद जब कभी चमड़े के वस्त्र को क्या करते थे, उतारते थे, उतारने के बाद वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता था, आकर्षित करने लगता था। धूल, मिट्टी, या फिर छोटे छोटे कागज़ तो नहीं कहोगे इसमें, कागज़ के टुकड़े, सूखी पत्तियाँ, भूसे जो भी रहते होंगे, उन चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता होगा। फिर अचंभा ये हुआ कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों वो अपनी ओर इसे खींच लेता है। तो इसका जवाब लोगों के पास तब भी नहीं था, मगर घटनाएं घटित होती चली आ रही हैं। यानी हम लोग के सामने देखा जाए तो दो वाक़या घटा। एक बहुत पहले से क्या घट रहा है, बिजली क्यों कड़कती है, बिजली क्यों कड़कती है। एक तो ये है घटना, इसका जवाब मान लीजिए आज की डेट में विज्ञान देता है, मगर बहुत पहले नहीं था। देखो, पहली घटना हम लोग अगर देखें, बिजली का कड़कना, यानी लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली कड़कती है, ऐसा क्यों होता है। तो आज ये हो रहा है, इतने अनंत सालों से क्या हो रही है, बादल कड़क रहे हैं, मगर लोगों के पास इसका जवाब नहीं था। दूसरा, जब वो कपड़े पहनना चालू करे होंगे तो ऐसे करने, क्या नाम है कि नंबर है, क्या है, 730 703, हाँ 2303 स्टार्टिंग में, पता नहीं, जाने तो जाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि क्या रीज़न है कि जब वो लोग चमड़े के वस्त्र को उतारते थे तो आसपास के घास फूस को वो खींच लेती थी अपनी तरफ, या उसमें चिपक जाती थी। इसका जवाब लोगों के पास नहीं था। तो दूसरा चीज़, चमड़े के कपड़े ना जी। फिर जैसे जैसे ये थोड़े से और समय व्यतीत हुए, हम लोग और आगे की तरफ आए या हमारे पूर्वज आए, तब उनके सामने कुछ और कोइंसिडेंस होना चालू हुआ। जैसे यहीं से बुक में चालू करता है, कुछ बुकों में लिखता है आबनूस की छड़ ना जी, आबनूस की छड़ प्लस बिल्ली की खाल ना जी, बिल्ली की खाल। अरे हो गया, आबनूस कोई पदार्थ होता होगा, उसे बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं तो देखते हैं कि वो आबनूस की छड़ छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ऐसे बिल्ली की जो खाड़ है वो भी छोटी छोटी वस्तुओं या टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जवाब क्या है, नहीं पता। फिर और रेशम और कांच दिया है ना जी, रेशम प्लस कांच की छड़, कांच की छड़ को जब ये रगड़ते हैं तब भी देखते हैं वही गुण उत्पन्न हो जाता है कि रेशम की छड़ छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। समय और व्यतीत हुआ तो कंघी दिया है ना जी, जो आज करते हो। अगर कंघी से सूखे बाल को हम लोग क्या करें, रगड़ें, और फिर कंघी को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास लाएं तो वो भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तेल लगाने पर नहीं होता है। वो बता रहे हैं क्यों नहीं होता, रुक जाइए, अभी तो आप देख रहे हैं ना कहानी क्या, अभी थोड़ा सा इतिहास में हम लोग चले हैं। फिर इसके बाद मेरा अपना जो दिमाग है, कॉलर ही ज़्यादा क्यों गंदा होता है, कॉलर काला क्यों होता है,
दूसरा देख लो, दूसरा जो आपकी बाँह होती है, स्नीव जिसे कहते हैं, यहाँ पे कलाई के पास ज़्यादा गंदा होता है। क्यों? एक तो कलाई के पास, दूसरा कुहनी के पास, और देखेंगे पैंट में ये घुटने पर ना ज़्यादा गंदे क्यों होते हैं? ज़्यादा क्यों होते? अब समझ में आ रहा है नहीं? ये सब कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो पूरी घटना इलेक्ट्रोस्टैटिक की है, स्थिर विद्युत की है। यानी इतिहास में धीरे धीरे इस पूरे फिजिक्स की जो शाखा थी वो अपने प्रभाव को दिखाना क्या किया, चालू किया कि भाई मेरे बारे में भी क्या करो, सोचो, मेरी इस पहेली को भी सुलझा दो कि आखिर चीज़ें ऐसे क्यों घट रही हैं। तो इनकी पहेली को नहीं, सब कहा जाता है ये सब प्रभु की लीला है। क्या है? प्रभु की लीला है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तो लीला उला कुछ नहीं है, सब हम लोग खोज करके रखे हुए बताते हैं कैसे क्या है। समझ में आया? आखिर ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। अब इन घटनाओं का जवाब देने के लिए अब थोड़ा सा फिजिक्स को खंगालेंगे, इसके इतिहास को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या करने के लिए जो कहा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क ख ग जो होता है वो होता है विद्युत आवेश। क्या होता है? विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले शायद फ्रैंकलिन ही खोजे थे, विद्युत आवेश की चर्चा अगर किए थे। हाँ, जॉन बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ठीक है। और इसके बारे में जो अच्छे से प्रयोग करते हैं, देखना द्रवों के प्रवाह में एक टॉपिक दिया हुआ है कि वायुमंडल में तेली बूंद जो तैरती हैं, मिल्कन करके थे। तो ये फ्रैंकलिन हो गए, मिल्कन हो गए, ये सब इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दिए शुरू में, ठीक है ना। और कूलाम तो भाई पूरा का पूरा एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है। कूलाम कौन थे? कूलाम का तो अपना पूरा योगदान ही रहा विद्युत के क्षेत्र में, इसलिए आवेश की मात्रा को क्या माना गया? कूलाम ही माना गया। और चलिए अब स्टार्ट किया जाए कि अगर कोई आपसे सबसे पहले पूछे कि आवेश क्या होता है, ध्यान समझना, विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश, पहली बात आप जान लीजिए, जब किसी वस्तु के अंदर कुछ गुण आ जाए, अभी मैं बता रहा हूँ वो गुण, अगर ऐसी गुण मिल रही हैं तो उसी को विद्युतमय, और जिसके कारण वो गुण उत्पन्न हुआ उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। गुण क्या है? कि जब कोई वस्तु किसी अन्य दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगे, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगे, तब इस वस्तु को विद्युतमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युतमय। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीफाइड। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट, आकर्षित, रिपल मतलब प्रतिकर्षित करने लगे, तो उस ऑब्जेक्ट या वस्तु को क्या कहा जाता है? विद्युतमय पदार्थ कहा जाता है। समझ में आ गया? अब विद्युतमय पदार्थ में जो ये गुण उत्पन्न हो रहा है, कौन सा गुण? आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का। ये गुण जिसके कारण उत्पन्न होता है उस कारण को विद्युत आवेश कहा जाता है। अब समझना, तो विद्युत आवेश क्या है? एक ऐसा गुण है या ऐसा पदार्थ है जिसके कारण या उसकी उपस्थिति के कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। तो आपका टॉपिक है विद्युतमय पदार्थ तथा विद्युत आवेश क्या है। आवेश आप जानते ही हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। फिर इसके बाद आया कि धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न होते हैं, तो पूरा अभी पढ़ के खाली हुए हो। धनावेश और ऋणावेश डाल्टन, जे टॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूरी की पूरी सेकेंड फिजिक्स पढ़ के आप खाली हो गए हैं। उसमें पूरा कहानी, इतिहास आप पढ़ डाले कि आखिर आवेश की क्या कहानी है, आवेश कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। तो यहाँ पे परमाणु संरचना के आधार पर, यानी विद्युत आवेश या विद्युतमय पदार्थ की किस पे व्याख्या किया जाता है? परमाणु संरचना के आधार पर क्या करिए? व्याख्या करिए कि आखिर कैसे ये आवेशित हो गया, कोई पदार्थ कैसे विद्युतमय होता है, कैसे विद्युत आवेशित होता है, समझ लो तब उसे लिखवाएं अभी। तो देखना क्या कहानी है कि जब कोई वस्तु
बना किससे है? परमाणुओं से। किससे बना है? परमाणुओं से। जब आप परमाणुओं को क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, तो इस परमाणु के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज मतलब या तो चला जाता है या तो इसमें से चला आता है। जैसे ए है, ये बी है। ए से अगर चला गया तो जानते ही हो, इसके ऊपर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया प्लस, इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? माइनस। तो जो पदार्थ दे दिया, अब ध्यान समझना, जो पदार्थ दे दिया वो धनावेशित, जो ले लिया वो ऋणावेशित। यानी सपोज करो मार्कर को मैं अपने बाल से ऐसे रब कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, तो रगड़ने पे क्या हुआ होगा? दो ही चीज़ें हुई होंगी। मार्कर से या तो बाल में इलेक्ट्रॉन गया या तो कहाँ से? बाल से किस में आ गया? मार्कर में आ गया। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना। फिजिक्स से बढ़िया विद्युत आवेश क्वालिटी, ये केमिस्ट्री की औकात नहीं है समझा दे कि ये कैसे प्लस होता है और कैसे माइनस होता है। कैसे पता चला होगा कि इलेक्ट्रॉन दे दिया और ले दिया? बताओ, इसका जवाब कोई दे सकता है? भाई मैं कह रहा हूँ किसे रगड़ लिया, क्लियर। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस, मार्कर पे प्लस आया, और बाद से इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो मार्कर माइनस हो गया, ये प्लस। अच्छा ये बताओ कैसे तुम पता कर लोगे कि ये प्लस हुआ है कि माइनस? तुम कैसे जानोगे कि वो पॉजिटिव है? पहले जानोगे तब तो लाओगे ना कि हाँ भैया ये पॉजिटिव है। मैं इसी बात कर रहा हूँ भाई। मैं बोला केमिस्ट्री की औकात नहीं है बता दे कि फिजिक्स की कि किसी चीज़ को कैसे जाना जाता है प्लस और कैसे माइनस। केमिस्ट्री यहीं से चलुआ ही होता है। नील्स बोर कहे थे अष्टक बनाने के लिए दे देता है, जब दे देता है तो प्लस हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या हो जाते हैं? ज़्यादा। और माइनस, भैया प्लस माइनस कैसे है? कोई वस्तु आवेशित हो गया तो कैसे प्लस है और कैसे माइनस है? फिजिक्स आपको समझाएगा भी कैसे प्लस होता है और कैसे माइनस। एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है मगर स्टैंडर्ड बुकों में समझाया है। और सिंपल सा फंडा है, अर्थिंग। क्या दे देंगे? अर्थिंग दे देंगे, बता देंगे। अभी चलो, अभी तो मतलब ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी क्या बन रहा है, रोचक तथ्य आपको बता रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या हो, जगे इसको ले करके कि आखिर हाँ क्या है। तो चलिए कहानी क्या हुआ। इतिहास कह रहा है कि बिजली क्यों कड़कता है? चमड़े के कपड़े पहनने पे क्यों आकर्षित और प्रतिकर्षण हुआ? अब की क्षण बिल्ली की खाल को रगड़ने पे क्षण क्यों चीज़ों को आकर्षित कर रहा है? रेशम और कांच की छड़ के साथ कांच की छड़ क्यों आकर्षित कर रहा है? कंघी को बाल से रगड़ने पर कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्यों आकर्षित करता है? कॉलर क्यों ज़्यादा गंदे होते हैं? कलाई के पास जो स्नीव होता है क्यों ज़्यादा गंदा होता है? पैंट की जो घुटने के आसपास की चीज़ें वो सब भी चीज़ें हैं। तो इस घटना को बताने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आवेश समझे। क्या समझने आ रहे हैं? आवेश। तो बताया क्या गया कि जब किसी भी दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जब किसी भी दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देता है वो प्लस और जो लेता है वो क्या हो गया? माइनस। अभी इसका जवाब नहीं मिला है। अभी अब टॉपिक समझो तब इन सब चीज़ों का क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा। चलो मान लो एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, ठीक है। इन दोनों को रब कर लिए, रगड़ लिए। रगड़ने पर ये रगड़ने के बाद मैं दोनों को अलग कर लिया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन इलेक्ट्रॉन दिया है कौन लिया है। अगर ये बता दूं ये दिया है और ये लिया है तो वो केमिस्ट्री है। वो क्या है? केमिस्ट्री। बिना लिए और दिए जब आप पता कर लें तो वो फिजिक्स है। ठीक है। अब मुझे पता करना है कि प्लस है कि माइनस। अब देखो कितना सिंपल सा तरीका है। अर्थ का जो वोल्टेज माना गया है 0 वोल्ट। क्या माना गया है? 0 वोल्ट। ये हमेशा याद कर लिए। अर्थ का वोल्टेज क्या है? 0। रेफरेंस लेते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का वोल्टेज क्या माना गया है? 0 माना गया। हाइड्रोजन के ऊपर वाले सभी प्लस हैं और उसके नीचे वाले क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस है ना। ऐसे फिजिक्स में अर्थ का वोल्टेज क्या माना गया है? 0 माना गया। अब ध्यान समझना, यदि ए के ऊपर कुछ तो चार्ज उत्पन्न हुआ होगा ना, प्लस या माइनस कुछ तो उत्पन्न हुआ होगा। अब बोलो मैं क्या मान लूँ? ए के ऊपर कौन सा चार्ज मान लूँ? मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन दिया है लिया, कुछ नहीं। रगड़ने पर इसके ऊपर चार्ज उत्पन्न हुआ कि नहीं, माना इसके ऊपर प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। अब तुम करोगे क्या? इस आवेशित वस्तु को अर्थ से जोड़ दो। आवेशित वस्तु को किससे जोड़ दो? अर्थ से जोड़ दो।
जब आवेशित वस्तु को आप अर्थ से जोड़ोगे ना, तो अर्थ से जोड़ने पर अब बताओ इसका वोल्टेज क्या है, 0, इसका वोल्टेज क्या है, प्लस। कौन बड़ा है, प्लस की 0? अब बताओ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, हाई वोल्टेज, प्लस माइनस नहीं बोल सकते, हाई वोल्टेज से, ये कहना एकदम गलत है कि प्लस से माइनस, अभी हम फंसाएंगे तुमको, रुक जाओ। इधर -5 वोल्ट है, इधर -4 वोल्ट है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा, तुम तो कह रहे थे हाई से लो, प्लस से माइनस ये कह रहा था, यानी दोनों माइनस है तो चलेगा ही नहीं, चलेगा। कौन ज़्यादा बड़ा है, -4, इलेक्ट्रॉन -4 से इधर की तरफ चलेगा और धारा इधर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, ठीक है ना। अभी इसमें भी रीजन है कि आखिर इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा के विपरीत क्यों होती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से उसकी व्याख्या होती है पूरी। क्यों धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत क्यों होता है, इसमें टेंशन हो जाएगा लोगों को। उसकी आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से बाकायदे व्याख्या हुई है, तब जाकर के डिसाइड किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन मतलब धारा की दिशा होगी उसकी प्रवाह की दिशा के विपरीत होगा। मगर छोटी क्लासों में इंटर वगैरह में इतना डीप में नहीं जाया जाता है, बस इतना ऐसे बता दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, वहाँ चालू होता है। मगर फिजिक्स इसका भी व्याख्या करता है। चलिए, तो क्या हो गया, ये हाई वोल्टेज ये लो वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर होता है और धारा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत। अगर ये प्लस चार्ज होगा, इसका वोल्टेज 0 से ज़्यादा है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा भाई, ऊपर से नीचे ऐसे आएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो धारा कैसे चलेगा, विपरीत चलेगा। अब देखो, यदि धारा की दिशा, इसे बोलते हैं अर्थ टू ऑब्जेक्ट, धारा की दिशा अगर पृथ्वी से किधर है, वस्तु की तरफ है, तो वस्तु क्या है, धनावेशित है। और समझा। और अगर यही माइनस चार्ज रहता और इसे मैं इससे जोड़ दूं, तब क्या हो जाएगा, 0 माइनस से बड़ा है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेगा, तो धारा ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ आएगा। अगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, निगेटिव। और अगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन अर्थ से किधर है, ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे पता किया जाता है कि धनावेशित है कि ऋणावेशित। मगर इसका शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट मतलब अब कहीं पता करना होगा तो अर्थिंग देना पड़ेगा, चेक करना होगा। तो इसका शॉर्टकट केमिस्ट्री बता देता है, जो देता है वो प्लस और जो लेता है वो माइनस। अब व्याख्या केमिस्ट्री के हिसाब से अगर करना हो तो कहोगे कि जब वस्तु को ए और बी के साथ रगड़ा जाता है, तो वस्तु ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु बी में चले जाते हैं, जिसके कारण वस्तु ए पर धनावेश और वस्तु बी पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब केमिस्ट्री क्या किया, फिजिक्स के इस कठिन काम को जहाँ बार बार हमें प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अर्थिंग देना पड़ेगा, तब पता चलेगा प्लस है कि माइनस। केमिस्ट्री उसका शॉर्टकट मेथड बता दिया कि अगर वो दे रहा है तो 100% प्लस हो जाएगा, अर्थिंग वर्थिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब समझा गया, चलो अच्छा ठीक है। अब देखो कैसे पता चला होगा कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। आप जो चीज़ें छोटी क्लासों से रटते चले आए हो, उसका यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ये भी तो हो सकता था कि विपरीत के बीच प्रतिकर्षण हो, ये भी हो सकता है ना, विपरीत के बीच क्या हो, प्रतिकर्षण हो। तो कैसे पता किया गया कि समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत के बीच आकर्षण। उसका भी सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ समझिए, ए और बी दो भिन्न भिन्न पदार्थों से बने हुए हैं। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे रेशम और क्या मान लो, कांच। ये रेशम है और ये कांच है, ठीक। तो यानी रगड़ने पर रेशम पॉजिटिव हो गया और कांच क्या हो गया, निगेटिव। और इन दोनों चीज़ों को एक कुचालक धागे से टांग दो हवा में। कुचालक धागे से टांग दोगे तो इसका आवेश कहीं जाएगा क्या, नहीं। ये मान लीजिए ए हो गया, इसका प्लस वाला चार्ज यहाँ पर ऐसे है और रेशम वाला जो है ये माइनस वाला चार्ज यहाँ पर है, ऐसे टांग दिए। फिर क्या करेंगे, फिर रेशम और कांच को फिर रगड़ेंगे, और फिर रगड़ेंगे तो क्या अब उल्टा चीज उत्पन्न होगा क्या, अब भी तो वही प्लस माइनस उत्पन्न होगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, ए के ऊपर क्या आएगा प्लस और बी के ऊपर क्या होगा माइनस, या जो भी आया होगा
या तो प्लस आएगा या तो माइनस। अब रेशम वाले को देखो, मेरे पास रेशम की दो चीजें हो गई, एक तो ये है, एक फिर रगड़े है ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों को पास में ले गए, इन दोनों को पास में ले गए, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब एक रेशम और कांच का छड़ ऐसे ऐसे रगड़े, रगड़ने के बाद उसे धागे से ऐसे टांग दिए, फिर एक ठो दूसरा रगड़े, और रगड़ने के बाद अब रेशम को किसके पास ले जा रहे हैं? रेशम के पास। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। तो भैया रेशम पे अगर माइनस उत्पन्न हुआ होगा तो अब भी तो इस पे माइनस ही उत्पन्न हुआ होगा, और ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। और जैसे उल्टा इसे लेकर के जाते हैं तो उसके बीच क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है। तब जाकर के सिद्ध हुआ कि समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। नहीं समझ में आया? आगे नहीं कुछ समझ में? एकदम बेसिक चीजें हैं ये, एकदम नीड, एकदम बेसिक है, समझ लो। जब बारीकी से थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड एग्जाम जब आप बैठते हैं तो उसमें ऐसी बारीकियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और आप उसी पे आपका अक्का बक्का दिमाग नहीं काम करेगा। आप बस तो याद करके गए, देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस, उससे काम नहीं बनने वाला। छड़ में? कौन से छड़ में? अरे भैया लोहे का छड़ अर्थिंग है, आवेश उत्पन्न जरूर होगा मगर अर्थ में चला जाएगा। आवेश ही नहीं बचेगा तो क्या होगा भाई? आवेश रहेगा, टिकेगा तब तो होगा ना, इसीलिए अर्थिंग नहीं देते ना। अर्थिंग नहीं देंगे तो काम बन जाएगा, और अर्थ दे देंगे तो पूरा पूरा आवेश उत्पन्न जरूर होगा मगर वो चला जाएगा। अरे जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम यही कंघी वाला, कंघी से करते हो तो खींचता है, अभी तुम चम्मच ले लो और चम्मच लेकर के खूब ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा हाथ क्या है? चालक है। क्या है? चालक। और आवेश घर्षण से उत्पन्न होगा जरूर मगर वो चम्मच चालक, आपका शरीर चालक, उससे होता हुआ कहाँ चला जाएगा? पूरा पूरा आवेश अर्थ में। तो चम्मच के ऊपर कोई आवेश ही नहीं रहेगा। जब आवेश ही नहीं रहेगा तो कैसे खींचेगा? अभी खींचने वाली बात तो दूर है, अभी उसमें भी कुछ है लॉजिक। अभी तो आप क्या समझ रहे कि कैसे प्लस पता करते हैं और कैसे माइनस, फिर ये पता करें कि कैसे पता किया गया कि समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण। ये भी समझ में आ गया ना? कैसे पता किया गया था समान आवेशों के बीच? आप क्या लोगे? रेशम की छड़ और कांच या कोई भी दो मटेरियल लो, दोनों को रगड़ लो, रगड़ने के बाद धागे से टांग दो, फिर सेम मटेरियल लो, ठीक है, और रेशम को रेशम के पास जो टांगे उसके पास ले जाओगे, देखोगे वो भागेगा क्योंकि उसके बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण होता है। तभी तो पता चला समान बीच प्रतिकर्षण। और उसी रेशम को किसके पास? इधर वाला जो आपका कांच का छड़ है उसके दो उठा के दो, कांच का छड़ उसके पास अगर ले जाओगे तो उसे अपनी ओर खींच लेगा, जिससे पता चल गया कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण, और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। थोड़ा सा इसे मतलब फिगर से अगर बनाएं आकर्षण और प्रतिकर्षण वाली बात को, तो कैसे समझाओगे जी? कांच, रेशम, दोनों को रगड़ने के बाद इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, फिर कांच और रेशम इधर रगड़े तो इसके ऊपर प्लस और माइनस आएगा। इसे हम धागे से टांग दिए हैं, कुछ अलग धागे से, इसका आवेश कहीं जाने न पाए। अब बताओ अगर इसमें प्लस है, इसके पास लाओगे, ढकेलेगा कि नहीं? अब क्योंकि भाई वही मटेरियल है, वही कांच और रेशम है। ये मत कह देना कि यहाँ इसके ऊपर रगड़ने पर प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता। क्या नहीं? इसका गुण एक ही रहेगा, या तो देगा या तो लेगा। दोनों कैसे करेगा? आया ना समझ में? इस वजह से पता चला कि हाँ ठीक है भाई, कांच अगर यहाँ प्लस, इसमें प्लस हुआ होगा, ला रहे हैं तो ढकेल रहा है, यानी इसके बीच, या रेशम को देख लो ढकेलेगा, मगर इसे इसके पास लाएंगे तो क्या करेगा? खींच लेगा। यानी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या सीखे? कुछ पता है? विद्युतमय किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने आसपास की किसी दूसरी अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लिए तो उसे विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, उस कारण को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश कहा जाता है। जिस कारण भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है। फिर इसके बाद क्या सीखे? आवेश कैसे प्लस और माइनस की जांच की जाती है। तो रगड़ने के पश्चात दोनों आवेशित वस्तुओं को अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। अर्थिंग से जोड़ने के बाद यदि धारा की दिशा अर्थ से वस्तु की ओर है तो वस्तु धनावेशित है, और यदि धारा की दिशा वस्तु से अर्थ की ओर है तो वस्तु क्या है? ऋणावेशित है।
फिर क्या सीखे, कैसे पता किया जाएगा कोई वस्तु धनावेशित है क्रीड़ावेशित है, दोनों वस्तुओं को रगड़ करके टांगेंगे, फिर उसी जात की दो वस्तुओं को रगड़ करके समान समान जात की वस्तुओं के पास लाते हैं तो देखते हैं जो भी है प्रतिकर्षण आकर्षण, अभी मैं बताया। अब बात आती है कि आखिर क्या रीजन है जब किसी एक वस्तु को रगड़ करके किसी अन्य दूसरी वस्तु के पास जिसे नहीं रगड़े हैं, जैसे आप कंघी को बाल से रगड़े हो, कंघी को बाल से रगड़े हो, रगड़ने के बाद जब आप इसे कागज के पास ले जाते हो तो क्यों खींच लेता है? अरे भैया आकर्षण बल आवेशों के बीच में होता है। कंघी में तो प्लस माइनस उत्पन्न कर लिए, मगर कागज में कहाँ से प्लस माइनस उत्पन्न हुआ था? क्या कागज को भी रगड़े थे क्या तुम? नहीं, मगर फिर कैसे उत्पन्न हो गया? और अगर उत्पन्न हो गया तो कुछ समय बाद कंघी क्यों छोड़ देता है कागज को? बुद्ध दीना गिर पड़ता है नीचे बेचारा ना, कुछ समय तक लटका रहेगा, उसके बाद धीरे से कहाँ जाएगा? हाँ, आजकल आम का जो सीजन है उसी की तरह धीरे से आराम से नीचे गिर जाता है। तो इसका क्या रीजन है? अब समझा? तो देखो इसका रीजन क्या है, अभी मैं पूरा समझा दे रहा हूं। अब यही रीजन समझ जाओगे तो इसकी व्याख्या बड़े धड़ल्ले सब होता चला जाएगा। तो देखो, पहले आप कंघी को बाल से रगड़े ना, तो कंघी के ऊपर चाहे आप प्लस मान लो माइनस मान लो, आप फ्री हो। क्या मान लें? बाल से रगड़ने के बाद प्लस। अब कागज के पास जब ले जाओगे तो कागज तो उदासीन था, है, कागज उदासीन था, कागज के परमाणुओं में प्लस और माइनस सब जुड़े हुए थे ना। ऐसे मान लो कागज है, इसका परमाणु है, तो अब क्या होगा जानते हो? देखो, जैसे ही प्लस वाले चार्ज कंघी को इसके पास लाओगे तो इसके जो प्लस वाले हैं इसके बीच प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। और प्लस वाला कंघी से कहाँ भागेगा? दूर। कहाँ? पहले देखो सब एक समान रूप से फैले थे, जगह जगह प्लस और जगह जगह माइनस। ठीक है, बोलो। खैर कागज में क्या रहता, कुछ अलग पदार्थ है तो इलेक्ट्रॉन एकदम बंधे रहते हैं, मुक्त नहीं रहते हैं। मगर जब आवेशित करके खूब ले जाओगे तो सभी प्लस को ढकेल देगा, सभी प्लस को ढकेल देगा, और जो माइनस वाला रहेगा, यानी अब कहानी क्या हो जाएगी? देखो, पास ले जाने के पहले है, जब पास ले जाएंगे तो पास ले जाने पे सभी के सभी प्लस कहाँ आ जाएंगे? इधर, सॉरी माइनस उधर हो जाएंगे, और सभी के सभी प्लस कहाँ हो जाएंगे? नीचे। अब इस प्लस और माइनस के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। और प्लस और माइनस बीच आकर्षण होगा तो कंघी और कागज क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। और जब चिपक जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। अब मान लें में कई जने प्लस रहे हैं? 4 जने, तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये उदासीन हो जाएगा। और जब उदासीन हो जाएगा तो धीरे से क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। कुछ समझ में आया? बोलो। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। प्रेरण के कारण जब आप पॉजिटिव चीज को लाए तो ये जो इसके अंदर की पॉजिटिव चीजें थी वो कहाँ चली गई? दूर। प्रतिकर्षण कारण। और नेगेटिव चीज कहाँ चली आई? पास। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताएं, आपके घर में आपके पापा हैं प्लस और आप और आपकी सिस्टर है माइनस, या जो भी हैं, पापा मम्मी बड़े लोग प्लस हैं और आप लोग क्या हैं? माइनस। बगल में अगर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ध्यान देना, बगल में अगर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है तब आप अपने मम्मी पापा के आसपास ही घुले मिले रहेंगे। मतलब कहानी ये है। परंतु यदि हो गया बगल में आर्केस्ट्रा, क्या हो गया? आर्केस्ट्रा, तो पापा मम्मी दादा ये हैं, आर्केस्ट्रा ये था कंघी है ना, और दादा मम्मी पापा ये सब कहाँ भागे? दूर। कहीं राम नाम नरक कही देहन, अरे बाप रे बाप अब धरती न रहे, ऐसे वैसे। तब से एक भोजपुरिया गाना हो ही गया, जैसे बरबर बरबर करत हैं। और उनके सबके बरबर बरबर करत भरे में क्या हो जाए? तो लोग ना ही मौका मिला तो छत्ते पर है, छत पे रहते हो ना, नहीं जाने दे रहे हैं, जाए तो गर्मी बहुत लगा था हमें आज छत पे। और छत पर से क्या देखोगे? आर्केस्ट्रा देखोगे। अब आर्केस्ट्रा तुम देखने गए और तुम्हारी इच्छा थी कि इन गानों का डांस हमको देखना है, और वो सभी गाने हो गए। ठीक है, और जब वो सभी गाने हो गए तब तो तुम क्या हो गए? उदासीन। उदासीन हो गए तो कहोगे मारा बेकार बार आर्केस्ट्रा।
सेम वही कहानी वो हो जाए, देवी जागरण हो जाए। देवी जागरण मतलब अब पापा मम्मी के बारी आएगा का माइनस चार्ज देवी जागरण। अब जैसे वो कहन सीता मैया तहाँ तू क्या करबे भगावे, तू सब यार ईयरफोन लगाए और मम्मी पापा तो आज छत्ते पे खड़ा हो जाए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मगर जितना भजन की इच्छा रहा उतना भजन सुनने के बाद कहीं चला हो, अब ठीक बा जय श्री राम। अब समझ में आया? तो ये घटनाएं होती हैं। यानी जब भी हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो आवेशित वस्तु के कारण अनावेशित वस्तु में सामने की तरफ विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। और जितना ज़्यादा इस पे प्लस होगा उतना ज़्यादा इस पे माइनस होगा। जितना नया नया गाना हमें बजे उतने टाइम तक तो के सुन रहा है, यानी उतने टाइम तक कंघी कागज में क्या रहेगा, चिपका रहेगा। और जब पूरे आवेशों का आदान प्रदान हो जाएगा तो कागज धीरे से नीचे गिर जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इन सब की व्याख्या किया जाए। बिजली क्यों कड़कती है? तो भैया पानी जब आवेशित होता है, पानी के कण ऊपर जाते हैं तो हवा के कारण क्या होता है, विपरीत दिशाओं से जब ये जल के कण आते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने की वजह से नहीं होता। सुनो, एक पानी की बूंद दूसरे पानी की बूंद के अंदर से जब ऐसे जाती है तो उसमें घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण। क्या उत्पन्न होगा? घर्षण। और घर्षण से क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। और जब आवेश एक दो आवेशित कण होते हैं, असंख्य होते हैं जल के कण, और वही छोटे छोटे आवेश होते 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 बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हो जाते हैं, इतना भयंकर उनमें रिपल्सन होता है कि वही चिनगारी के रूप में निकलने लगता है, जिसकी वजह से बिजली क्या होती है? कड़कती है। और रीज़न भी है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वो पॉजिटिव हो जाता है और अर्थ क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है। अभी आपको पढ़ाएंगे विद्युत चालन में कैसे बिजली कड़कता है। अभी नॉर्मली ऐसे समझ लो कि ये प्रोसेस है। चमड़े के कपड़े में, अरे चमड़ा का कपड़ा छोड़ो, आज के डेट में ठंडी में इनर उतारो तब भी क्या होता है? रोआ ऐसे करता है। इनर उतार दो अपना, उतारने के बाद उल्टा करके ऐसे हाथ के पास लाओगे ना, बढ़िया रोआ ऐसे ऊपर नीचे करता है। क्यों करता है? क्योंकि उलेन कपड़े क्या है? घर्षण होता है। उलेन कपड़े हमारे शरीर के बीच में घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से इनर क्या हो गया? आवेशित। और जब आवेशित हो गया उसे उतार दोगे, फिर रोए के पास जब लाओगे तो वो आवेशित है और ये अनावेशित है, तो वो प्लस है तो रोआ क्या हो जाएगा? माइनस क्रिएट होगा। अगर वो माइनस है तो रोआ में प्लस क्रिएट होगा। और बेचारा इसे इसे करता है, मगर जब टच करा दोगे तो सब उदासीन हो जाएगा, फिर वो अपना खींचना उचना बंद कर देगा। तो दूसरा हो गया चमड़े के कपड़े, इनर कुछ भी कह लो। आवनिस की छड़, बिल्ली की खाल, अब सब समझ रहे होगे कि आवनिस की छड़ से गया उस पर एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। ऐसे रेशम और कांच के साथ, कंघी और बाल के साथ, कालर और गर्दन के साथ भी घर्षण होता है। कालर और गर्दन के साथ भी घर्षण होता है। उस घर्षण की वजह से देखना आपका शरीर तो क्या है? चालक है। वो आपका जो शरीर पे प्लस माइनस जनरेट हुआ वो कहाँ चला गया? अर्थ में। परंतु कालर क्या है? कुचालक है। और कुचालक होने की वजह से अगर ये प्लस है तो इसके आसपास जो हवा है, हवा में जो धूल मिट्टी के कण हैं, उन्हें ये क्या कर लेता है? आवेशित कर देता है। आवेशित करने की वजह से इसके साथ चिपकते चले जाते हैं। प्लस गर्दन के पास तेली ग्रंथियां ज़्यादा पाई जाती हैं। बेचारा एक बार आ करके आवेश के कारण चिपकता है और उसके ऊपर तेल जा करके उसे चिपचिपा कर देता है। इस वजह से कालर गंदा ही रहता है, जल्दी साफ नहीं होता। तेली ग्रंथियों के कारण हमारे जितने ज्वाइंट्स हैं, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स है वहाँ वहाँ ऑयली ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। भाई उनका तेल ग्रीस कैसे होगा? ज्वाइंट्स है ना, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑयली ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आपकी रिस्ट हो गए, यहाँ भी ऑयली ज़्यादा होगा। आपका ये कुहनी हो गया, यहाँ पे भी ऑयली ज़्यादा होगा। आपकी एड़ी हो गई, वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो वहाँ के कपड़े, और वहाँ पे ज़्यादा घर्षण भी होता है। बताओ पैंट में ज़्यादा घर्षण कहाँ होगा? घुटने पर, क्योंकि यही ज्वाइंट है ना। और घर्षण होगा तो बार बार ये आवेशित नहीं होगा। आवेशित होगा तो आसपास के धूल मिट्टी के कणों को क्या करेगा? प्रेरण के कारण माइनस, वो आकर के चिपक जाएंगे। फिर ऑयली है ही तो वो काला ज़्यादातर होता चला जाता है। आपका ये कहानी पूरा क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब आप लिखना चालू करो।
बादल पानी को, हाँ बादल पानी को किसके बारे में? कक्षा 9 का वीडियो देख ले यार, एक थे वाष्पोत्सर्जन पढ़ाए, बड़ा मस्त। वाष्पोत्सर्जन होता है, दो घटनाएं होती हैं, एक वाष्पीकरण होता है और एक वाष्पन होता है। वाष्पीकरण कब कहते हैं? वाष्पदाब केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, वाष्पदाब वेक्टर में पढ़े हो कि नहीं, सुने हो? किसी भी द्रव के सतह के ऊपर एक दाब होता है, जब तक उस वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब से कम है तो भाप धीरे धीरे बनता रहता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो तेजी से बनने लगता है, उसे वाष्पन कहते हैं। तो बादल यही छोटे छोटे वाष्प के कण ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे ठंडा होते हैं, ठंडा होकर के संघनन होता है, जुड़ते हैं, बड़ी बूंदें बनती हैं, बारिश होता है, जो भी चीज़ें हैं। अब चलो भाई, बहुत आप समझ लीजिए, पूरी कहानी क्लियर हो गई। शायद इस कहानी को मैं लिखवाऊंगा तो 2 या 3 दिन लग जाएगा लिखने में। चलो स्टार्ट करो, भी देखना। पहला हेडिंग डालिए विद्युतमय, विद्युतमय पदार्थ, विद्युतमय पदार्थ। इसमें लिखिए विद्युतमय को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीफाइड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीफाइड। ये भी थोड़ा बहुत आप लोग लिख लिया करो, एकदम शुद्ध हिंदी के चक्कर में तुम लोग। इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु अपने आसपास की किसी अन्य